वेलकम बैक एवरीवन। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पीजीटी का पेपर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। इसमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो शायद सभी को ना पता हों। हालांकि इसमें बहुत सारे आंसर्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप तक करेक्ट आंसर पहुंचा पाऊं। एक दो क्वेश्चंस में फिर भी डाउट है तो मैं उसे बता दूंगी, आप लोग भी करेक्ट फाइंड आउट करके कॉमेंट करिएगा। इसी के साथ साथ जो भी नए क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन करके सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, मे बी पीजीटी में रिपीट हो जाए। क्योंकि जब भी हम पीजीटी के या किसी भी कमीशन के पेपर सॉल्व करते हैं, जो भी एग्ज़ाम होने वाला होता है उससे रिलेटेड सारे पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए। तो जो ये पेपर है आपके सामने वो है दिल्ली पीजीटी 2015 का, और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ हमें उन पे फोकस करना है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको क्विकली रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी की बात किसने की है, तो वो की है कॉम्ट ने। बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। कॉम्ट की विज्ञान में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं और सभी को पता ही होगा, मैथ्स है। बी इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कृत्रिम या सामान्य समाजशास्त्र की विचारधारा का नेतृत्व किसने किया। हिंदी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लिखी हुई है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। इंग्लिश में ये कहना चाहते हैं सिंथेटिक और जनरल स्कूल की बात कौन करता है, तो आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा सिंथेटिक और जनरल की बात कौन करता है, स्पेंसर। इसीलिए बी इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है ये विचार किसका था कि हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जो किसी भी सत्ता से छीने नहीं जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति हैं उनके पास कुछ ऐसे सर्टेन राइट्स होते हैं जो कि कोई भी नहीं ले सकता है। तो ऐसी बात कौन करता है अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव में, तो वो करते हैं लॉक, यानी उसको लॉक कर दिया गया है, अब उसको कोई भी छीन नहीं सकता है। ऐसे करके लर्न करेंगे तो हो जाएगा। निम्न में से किसने समाजशास्त्र को स्थैतिक और गतिकी में बांटा है, तो ये भी आप पढ़ ही चुके हैं किसने बांटा है, कॉम्ट ने। ये तो आपको लर्न होगा, ये करेक्ट आंसर है। माइंड एंड सोसाइटी किसकी बुक है, तो माइंड एंड सोसाइटी बुक है पैरेटो की, और जब माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी होगा तो वहाँ हो जाएंगे मीड। लीजर क्लास की बात किसने की है, तो वैसे तो लेज़र क्लास की जो बात करते हैं वो वेवलिन करते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में वेवलिन नहीं है, तो वेवलिन की जगह इन्होंने जो आंसर माना है कमीशन ने, वो माना है होमन्स को। पर कहीं कहीं पे इसमें मर्टन भी शो कर रहा है कि मर्टन आंसर हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ ना हो तो हमें वही मानना चाहिए जो कमीशन मानता है। तो कमीशन ने इसमें होमन्स को माना है जब वेवलिन नहीं होंगे तो आपको लर्न कर लेना है। पहले तो हमें लीजर क्लास की जो थ्योरी दी है वो वेवलिन ने दी है, और अगर वो नहीं होंगे और दिल्ली पीजीटी का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो होमन्स ही लगाइए। और फिलहाल अगर आपको नहीं पता चल पाता है और ये क्वेश्चन आता है तो होमन्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसे विकासवादी माना जाता है, तो किसे विकासवादी माना जाता है, उसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। विकासवादी का मतलब है जो इवोल्यूशनरी हैं वो, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेंसर। स्पेंसर की जीवशास्त्र को किस विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक के रूप में यूज़ किया गया था, तो इसमें यूज़ किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। गरीबी को कौन शोषण ना कि अभाव का परिणाम मानता है, तो गरीबी को शोषण ना कि अभाव का परिणाम मानता है कौन, कार्ल मार्क्स। उसके बाद है दुर्खी के लिए जो सोसाइटी है वो क्या है, तो इनके लिए जो सोसाइटी है वो है अद्वितीय। अब हिंदी इतनी डिफ़िकल्ट लिखी होती है कि पता नहीं चल पाता है। वैसे अद्वितीय का मतलब है सुई जेनरिस, तो सुई जेनरिस से अगर आप करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, इसीलिए अद्वितीय यानी यूनिक माना है सोसाइटी को किसने, दरखाइम ने। विनिमय सिद्धांत का पहला सुस्पष्ट सूत्र किसने दिया, तो एक्सचेंज थ्योरी की जो पहले बात हो रही है, क्वेश्चन पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। इस आयोग ने जो आंसर माना है वो फ्रेजर ने है, लेकिन जो पीजीटी अपना 2021 यूपी का जो हुआ था 21 वाला, उसमें यही क्वेश्चन आया था, और उसमें पहले तो फ्रेजर को माना गया था लेकिन बाद में आंसर चेंज करके मैलिनोव्स्की कर दिया था,
और ये क्वेश्चन एक बार और पीजीटी में आ चुका है, तो उसमें भी मालिनोव्स्की माना गया था। तो अगर आप यूपी पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप मालिनोव्स्की को ही टिक करिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मालिनोव्स्की माना है, और एक बार जो आयोग एक आंसर मान लेता है वही आंसर मानता है। तो आप अगर जिस भी आयोग का पेपर देने जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर में जो आंसर माना गया वही मानिए। फ़िलहाल इसमें इन्होंने जो माना है वो माना है फ्रेज़र, लेकिन अगर आप यूपी पीजीटी देने जा रहे हैं तो मालिनोव्स्की लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मालिनोव्स्की को उन्होंने करेक्ट आंसर माना था। मानक क्या होता है? तो अगर हम नॉर्म की बात करें, नॉर्म मानक का यहाँ पे मतलब है नॉर्म। तो नॉर्म क्या होता है? नॉर्म होता है क्रिया के लिए विशिष्ट मार्गदर्शक, संघ की संस्कृत, सामाजिकरण के निर्देशक, तो सामाजिक पारंपरिक क्रिया के निर्देशक। तो ये जो होगा वो हो जाएगा गाइडलाइन फॉर सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन की एक गाइडलाइन होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है, नॉर्म्स, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक बर्ताव या सामाजिक कार्यवाही को समाजशास्त्र के क्षेत्र में किसने लागू किया? तो यहाँ पे जो ये बात कर रहा है बर्ताव, उसका मतलब है सोशल बिहेवियर, और कार्यवाही का मतलब है सोशल एक्शन। तो इंग्लिश में देखेंगे आप तो ही कर पाएंगे, हिंदी बहुत ज़्यादा वैसी लिखी हो, शायद ट्रांसलेशन है तभी आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं। तो सोशल एक्शन वॉज ब्रॉट विद इन द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी बाय हूम। तो जो सोशल एक्शन की बात है वो किसने की है सबसे पहले सोशोलॉजी में? तो आपको आंसर आसानी से पता चल गया होगा, वेबर। संस्कृति वह सब चीज़ें बताती है। तो इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट है, और मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। शायद इसमें जो ये कहना चाह रहे हैं वो इनके क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ये शायद ये कहना चाहते थे कल्चर में क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं बताती है, क्योंकि जैसे इसमें लिखा है कल्चर सीखी जाती है, तो सीखी जाती है और हस्तांतरित भी होती है, व्यक्ति का पर्सनैलिटी भी बनाता है, तो ट्रांसमिटेड भी होती है, और एक पर्सनालिटी को ग्रो करने में हेल्प भी करती है। तो ऐसे तो ये तीनों ही चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो शायद ये इसमें ये पूछना चाहते थे कि संस्कृति वह सब कुछ है जो क्या नहीं बताती। तो शायद यहाँ पर नहीं छूट गया है, ये नहीं पूछना चाहते थे, और इसीलिए इसका आंसर इन्होंने माना है वंशानुगत की जो वो होती है कल्चर इनहेरिटेड नहीं होती है। तो ये शायद बताना चाह रहे होंगे, मिस हो गया होगा, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। तो इसमें से हम कोई एक करेक्ट फाइंड आउट, ऐसे तो कल्चर लर्न भी होती है और हस्तांतरित भी की जाती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बनाता है। अगर ऐसे देखें इनके अकॉर्डिंग तो फिर इसमें बी ऑप्शन सही हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो आयोग ने माना है वो वंशानुगत मानना है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कल्चर में क्या नहीं होगा, तो इसीलिए इन्होंने वंशानुगत माना, शायद यहाँ पे छूट गया है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लेना, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस हिसाब से करना, क्योंकि कल्चर को सीखा भी जाता है और ये हस्तांतरित भी होता है और उससे पर्सनैलिटी भी बनती है। लेकिन फिर भी अगर इसमें से सबसे नियरेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा, जो कि कल्चर लर्न है, सीखी जाती है। तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को देख लेना, ये क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है मुझे कि इसमें ये हो गया, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना वो भी मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने आंसर इसका माना है ए, तो ए के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन होना चाहिए ये। उसके बाद है भारत को सर्वोत्कृष्ट बताया जा सकता है कब? तो इंडियन जो सोसाइटी है वो बेस्ट कैसे हम बता सकते हैं, रिगार्डेड कैसे कर सकते हैं, तो उसका क्या एग्जाम्पल होगा ये पूछना चाह रहा है। तो इसका मतलब है ट्रेडिशनल सोसाइटी तो होती नहीं है, सोशलिस्ट भी नहीं होती, सिंपल सोसाइटी भी नहीं होती, कॉम्प्लेक्स ओपन सोसाइटी होती है, मिश्रित खुला समाज होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विकास के अर्ध स्थिति में मनुष्य था, मतलब अर्ध स्थिति का मतलब है जो डेवलपमेंट, जो एवोल्यूशन की अर्लीस्ट एज थी, जो पहले था वो कैसी थी, उसमें मनुष्य कैसा था ये पूछ रहा है। तो पहले कैसा था? मछुआरा, किसान, शिकारी। तो पहले मनुष्य शिकारी हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। जन्म के कारण आबाद स्थिति जमाए रखने को क्या कहते हैं? तो जन्म के कारण जब कोई स्थिति होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्क्राइब स्टेटस, और एस्क्राइब स्टेटस की जो हिंदी है वो है
आरोपित, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है उच्च ग्रंथ का विचार पथभ्रष्ट व्यवहार के अनुकूलन है, ये किसने बताया है? तो ये कह रहा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनॉमिक है, उच्च ग्रंथ का मतलब यहाँ पे है एनॉमिक से है, और एनॉमिक, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनॉमिक हैज़ बीन अडेप्टेड टू द डेविएंट बिहेवियर बाय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनॉमिक की बात कौन कर रहा है, दरखाइम करते हैं, इसलिए ऑप्शन एक इज़ अ करेक्ट आंसर। जनसंख्या के कुल योग को महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जब हम टोटल जो पॉपुलेशन होगी उसकी जब हम स्टडी की बात करेंगे तो वो किस में होती है? डेमोग्राफी में, और यहाँ पे डेमोग्राफी की जो हिंदी है वो है जनसांख्यिकी, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भांजा और भांजी और उसके मामा से संबंध की प्रथा को विशेष महत्व दिया गया है किसमें? तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब मामा भांजे की बात होती है तो और किसी में नहीं होती है, वो होती है अवंकुलेट में, और अवंकुलेट का मतलब है मात्र स्थानीय। हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वैसे जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं, धर्म, प्रजा और रति। ये किसने कहा? ये कपाड़िया के अकॉर्डिंग है, के.एम. कपाड़िया के अकॉर्डिंग हिंदू विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जो कि यूपी-पीजीटी 2021 में पूछा भी गया था। तो धर्म, प्रजा, रति 3 उद्देश्य बताए गए। अब अगर आप देखें तो इसमें धर्म भी दे रखा है और रति भी दे रखा है और प्रजा, तो ऐसे प्रजा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें तीनों बातें दे रखी हैं। और वैसे अगर देखा जाए हिंदू धर्म में तो मोक्ष भी आ जाएगा, तो वो भी हो सकता है। तो लेकिन फिर भी नियरेस्ट आंसर सबसे पहले अगर इसमें हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे धर्म है और रति है, तो और दोनों को ही दे रखा है, तो फिर हम किसको फाइंड आउट करें? इन्होंने जो आंसर माना है वो माना प्रजनन। तो ऐसे पर्टिकुलर कोई एम इस तरह से नहीं हम कह सकते किसी धर्म का सिर्फ एक ही एम हो, तो ये तो हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन इसमें जो ये आंसर्स हैं वो कई सारे आंसर्स बन रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये यौनानंद भी हो सकता है, धर्म भी होगा, और जब तीनों चीज़ें मेंशन हो तो हमेशा पहला ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना चाहिए। तो ऐसे तो इसमें धर्म होना चाहिए, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा वो हिंदू धर्म को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है, ये किसने कहा है? तो इस आप जानते ही हैं कि इसमें ये भी पूछा जाता है, तो इस वजह से हम इस पे कह सकते हैं धार्मिक भी है। पर यहाँ पे अगर आप दिल्ली पीजीटी देने जा रहे हैं तो आप ऑप्शन ए लगाना, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ए माना है, और वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने बता दिया हिंदू धर्म के ये तीनों ही उद्देश्य हैं, धर्म, प्रजा, रति, तो आप इसे याद रखना, और जो इसमें नियरेस्ट आंसर मिले आपको वो आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं रख रही हूँ डाउटफुल में। अगर आपको लगता है कि क्या हमें इसमें प्रेजेंट करना चाहिए, मतलब क्या करेक्ट आंसर होगा, तो आप मुझे मेंशन करिए, नो डाउट मुझे भी अच्छा लगेगा और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। फिलहाल ये तीनों ही उद्देश्य होते हैं हिंदू विवाह के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष के उच्च वर्गीय महिला से होने वाले विवाह। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो सकता है। पुरुष उच्च, तो पुरुष उच्च वर्ग का नहीं है, पुरुष के उच्च वर्गीय महिला, यानी वो उच्च वर्गीय महिला से विवाह कर रहा है एक पुरुष, तो क्या हो जाएगा? प्रतिलोम, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अनुलोम तब होगा जब एक हाई कास्ट का जो पुरुष होगा वो शादी करेगा, तो अनुलोम हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है महिला उच्च वर्ग की होगी, तो इसीलिए प्रतिलोम आंसर हो जाएगा। शिशु के समाजीकरण का मुख्य कारक क्या होता है? तो मुख्य कारण शिशु के समाजीकरण का तो आपको पता ही है, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा फैमिली, तो इसीलिए परिवार हो जाएगा। इंडियन विलेज कृति किसकी है? आयोग ने तो इसमें AR देसाई आंसर दिया, लेकिन आप जानते हैं एन इंडियन विलेज जो बुक है वो किसकी है? SC दुबे की है। इसमें इन्होंने इसका रॉन्ग आंसर दिया है, हो सकता है इन्होंने कुछ सोच के दिया हो। तो देसाई कोई अनीता ऐसे करके एक नावल था जिसमें अनीता देसाई करके कुछ था, लेकिन वो उनका नावल था, और यहाँ पे पूछ रहा है कि किसकी कृति है, और आप जानते भी हैं कि इंडियन विलेज तो एन इंडियन विलेज तो सभी को पता ही है दुबे की है। तो फिलहाल इसका आंसर इन्होंने रॉन्ग दे दिया, AR देसाई, और करेक्ट आंसर है इसका SC दुबे। सर्वोदय आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत किसने की है? तो सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत की है विनोबा भावे ने। उसके बाद है जिस सामाजिक संबंधों की पद्धति के माध्यम से हम जीवित रहते हैं उसे क्या कहेंगे? तो जब हम ऐसे संबंधों की बात करेंगे जिसके माध्यम से हम जीवित हैं तो उसको हम कहेंगे सोसाइटी।
नेक्स्ट है, कौन सा शब्द समाजशास्त्र के उद्देश्य का अंत में उत्कृष्ट वर्णन करता है? तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म एम ऑफ सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो मेन एम तो उसका ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, क्योंकि वो सभी को एक संगठन के रूप में लेके चलता है। हर चीज़ में आप देखते ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव समाज या प्राणियों के समाज से इस तरह अलग है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसमें अलग है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एनिमल सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है। तो एक तो ये है कि एनिमल्स में लैक ऑफ कोऑपरेशन होता है, प्राणी है उसमें सहयोग का अभाव होता है, ये बात तो ठीक है, और इसी को इन्होंने करेक्ट भी माना कि एनिमल्स में लैक ऑफ कोऑपरेशन है। लेकिन इससे ज़्यादा ये जो मानव समाज में उच्च विकसित संस्कृति है, तो इसमें ये भी हो सकता था ह्यूमन सोसाइटी हैज़ अ हाईली डेवलप्ड कल्चर। हो सकता है मानव समाज में उच्च विकसित संस्कृति, लेकिन इसलिए ये शायद इसको नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्च संस्कृति की बात कर दी। तो हो सकता है हर सोसाइटी में डेवलप्ड कल्चर ना हो, थोड़ा सा कल्चर तो सब में ही होती है, लेकिन डेवलप्ड कल्चर की बात तो हम कह सकते हैं विकसित समाज में होगी। तो ये हो सकता है इसलिए इन्होंने इसको नहीं माना है, लेकिन वैसे ये दोनों ही हो सकते थे। फिलहाल आयोग ने जो आंसर माना वो ये माना कि कोऑपरेशन का उसमें अभाव होता है। तो उस तरह से जैसे जो ह्यूमन हैं वो कर लेते हैं कोऑपरेशन, तो उतनी अंडरस्टैंडिंग या उस बेस पे कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इन्होंने माना है। तो फिलहाल आप इसको सही मान सकते हैं, ऑप्शन ए को। आनुवांशिकता क्या होती है? तो आनुवांशिकता तो आपकी बायोलॉजिकल होती है, इसलिए जैविक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सामाजिक अनुसंधान, इसके संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। तो किससे संबंधित अध्ययन के लिए किया जा सकता है? एक व्यक्ति, एक वर्ग, सभी वर्ग, कुछ वर्ग। तो रिसर्च तो आप किसी भी वर्ग पे कर सकते हैं, इसलिए इसमें होगा ऑल ग्रुप्स, क्योंकि उसके लिए कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, आप कहीं भी रिसर्च कर सकते हो। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कुलीन जंगली था। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कुलीन जंगली था, ये किसने कहा है? ये कहा है रूसो ने। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक अवस्था जो नेचर की बात हो रही है ऐसे करके, जो नोबल सेवज जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रूसो ने, नोबल सेवेज, तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं नोबल सेवेज की। और अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका ये मतलब है कि मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ नोबल सेवेज। तो जो भी मैन जिसकी एक स्टेट है किस फॉर्म में है, नोबल सेवेज की फॉर्म में है, कुलीन जंगली। तो इससे आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे नोबल सेवेज की और कोई बात नहीं करता, रूसो करते हैं। और इस तरह से आपने देखा कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हिंदी में देखेंगे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। नोबल सेवेज कॉन्सेप्ट किसका है? रूसो का है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नगरीकरण की तेज गति का कारण क्या है? तो नगरीकरण जो है वो किस वजह से अर्बनाइजेशन की ग्रोथ तेज होती है? तो वो होती है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, नगरीकरण की वजह से, पश्चिमीकरण की वजह से, या प्रौद्योगिकी की वजह से। तो वो होती है टेक्नोलॉजी की वजह से। नगरीकरण तेज होगा, जितनी आपके पास टेक्नोलॉजी होगी उस हिसाब से नगरीकरण आगे बढ़ता जाएगा। तो अर्बनाइजेशन कैसे फास्ट होगा? टेक्नोलॉजी की वजह से होगा या प्रौद्योगिकी की वजह से होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक वैवाहिक परिवार में होते हैं आदमी, उसका पति और आदमी और उसकी पत्नी, और उसके साथ साथ क्या होगा? तो वैसे अगर देखा जाए तो आपने देखा ही, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, जब अभी फैमिली की डेफिनेशन डिस्कस की थी तो आपको उसमें बताया था कि वे एक परिवार में माता पिता बच्चे और अविवाहित बच्चे होते हैं। क्लियर की डेफिनेशन थी जिसमें मैंने आपको बताया था क्लियर मतलब क्लियर हो गया, बस इतना ही है और इसके आगे नहीं है। तो वैसे तो अविवाहित बच्चे होना चाहिए, माता पिता और बच्चे, और आदमी और पत्नी है ही, तो अब कौन बचे? उसके अविवाहित बच्चे बचे। लेकिन जो आयोग ने आंसर इसका माना वो माना है बच्चे और माता पिता। तो ये भी वही बात है, आदमी, पति और पत्नी, बच्चे और माता पिता। तो इस वजह से मुझे लगता है इसमें दोनों आंसर सही हो सकते हैं, ए और सी, पर आयोग ने जो माना है वो सी। तो अगर आप इस तरह से देखें तो हमें आयोग के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो आंसर वो मानता है वही हमें सही मानना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आप ऑप्शन आप सी को सही मान सकते हैं।
नेक्स्ट है धार्मिक और कानूनी मंजूरी के लिए सैद्धांतिक सहारा देते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं जो रिलीजियस और लीगल सैंक्शंस हैं वो प्रोवाइडेड द आइडियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर, तो किसके लिए सपोर्ट करते हैं, तो जो रिलीजियस और लीगल सैंक्शन होते हैं। यहाँ पे इन्होंने वर्ण पद्धति लिखा है, यहाँ पे वर्ग पद्धति लिखा है, यहाँ पे जायदाद लिखा है, लेकिन जो इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये ट्रांसलेशन गलत हो गया है। वर्ण को वो कास्ट जाति को इन्होंने वर्ण लिख दिया है और ये तो क्लास से ही लिखा है, यहाँ पे स्टेट है। तो स्टेट तो हिंदी में कई बार दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ से पूरा आंसर सी आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि कास्ट की हिंदी तो जाति होनी चाहिए, पर यहाँ गलती से वर्ड लिख गया है। और जब धर्म और कानून जब किसी चीज़ को सहारा देते हैं तो वो किसको सहारा देंगे, जाति को दे रहे हैं, यानी कास्ट को दे रहे हैं, ना कि वर्ण को। तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसकी हिंदी सही कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में कास्ट होगा। और नेक्स्ट है विवाह पद्धति जिसमें एक स्त्री दो या अधिक मान्य पतियों से संबंध रखेगी तो क्या हो जाएगा, जब उसके दो या अधिक पुरुष जो हैं हस्बैंड होंगे तो बहुपति प्रथा हो जाएगी। ग्रामीण समाज की आवश्यक विशेषता है, तो ग्रामीण समाज की आवश्यक विशेषता क्या होती है, प्राथमिक संबंध होते हैं ग्रामीण समाज में। निम्न में से कौन सा संपादित पद का उदाहरण है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कि हाँ आप सोच सकते हैं इसमें क्या है। तो संपादित पद का जो मतलब है वो है अचीव्ड स्टेटस से। इस वजह से आप आंसर्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हिंदी में समझ नहीं आता है क्या कह रहा है। तो अचीव स्टेटस से आप समझ में आ गया होगा कि अचीव स्टेटस कब होगा, 21 वर्षीय सदस्यता जब हो जाएगी तो वो आएगा, अचीव्ड स्टेटस कहलाएगा आपका। तो अब आपको आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन बी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। समाजशास्त्र को किसने सामाजिक क्रिया तंत्र का व्यापक विज्ञान यह धारणा किसने प्रकट की है। तो इसमें कह रहा है कि किसने जो वो सोशल एक्शन की जो थ्योरी है उसको कम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन कहा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया तंत्र की बात या सोशल एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से सोशोलॉजी एज अ कम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन कहा है किसने, मैक्स वेबर ने। विशिष्ट वर्ग और शेर और लोमड़ी प्रकार के बीच में किसने, तो ये तो पूछा जा चुका है। शेर और लोमड़ी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो किसने दिया था, तो वो मैकियावेली से ही पेरेटो ने ग्रहण किया था। सामाजिक शास्त्रों को या उनके विश्लेषणों को नैतिक, प्राकृतिक या मूल्यों से मुक्त, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया वैल्यू फ्री। वैल्यू फ्री की बात कौन करते हैं, मैंने आपको जब वेबर पढ़ाया था तो बताया था, वैल्यू फ्री की बात करते हैं मैक्स वेबर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत विद्या का क्या मतलब है, तो भारत विद्या का आप मतलब जानते ही हैं क्या है, और ये भी आपने जब घुरिये को पढ़ा है तो आपने उसमें देखा ही था। भारत और उसकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं उसे भारत विद्या कहा जाता है। काम का बंटवारा सिद्धांत में दुर्कहेम ने 2 प्रकार के समाज को दर्शाया है। इसमें इस पे कौन सा आधारित समाज है, तो काम का बंटवारा की जब वो बात करते हैं तो यहाँ पे उनका मतलब है डिवीज़न ऑफ लेबर से। उसमें उन्होंने कौन सी सोसाइटी की बात की, ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है जब हम बता रहे थे। तो मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करते हैं, और हिंदी इतनी कठिन है कि समझ में नहीं आएगी। तो भौतिक एकता का मतलब है मैकेनिकल सॉलिडारिटी, और इसका मतलब है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो आप ये नोट कर लेना अगर आप हिंदी में पेपर लगा रहे हैं तो। उसके बाद है क्रिया को किसने तर्क संगत और तर्क विसंगत में बांटा, तो इसमें जो तर्क संगत और तर्क विसंगत की बात कर रहे हैं वो तो इसमें आंसर इन्होंने पार्सन्स को दे रखा है। लेकिन जब हम बात करेंगे लॉजिकल और नॉन लॉजिकल, तर्क संगत और तर्क विसंगत का मतलब तो लॉजिकल और नॉन लॉजिकल है। तो एक्शन को लॉजिकल और नॉन लॉजिकल में तो बांटा है पेरेटो ने, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा आंसर बी। और आयोग ने इसका आंसर दिया है आंसर ए, जो कि रॉन्ग है, तो आप इसे करेक्ट कर देना। कौन गरीबी का कारण शोषण ना कि अभावता को मानता है, तो ये तो आपने अभी क्वेश्चन किया था और इसमें मार्क्स आंसर है, मार्क्स इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है मार्क्स संघर्ष को क्या मानते हैं, तो मार्क्स जो संघर्ष को मानते हैं रोगात्मक और हानिकारक विकास का इंजन, आरचनात्मक बल, जीवन की पद्धति।
तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या मानते हैं। और वैसे तो कहीं पे पैथोलॉजिकल और हार्मफुल भी माना गया है, लेकिन जो नियरेस्ट आंसर है उसमें वो विकास का इंजन इन्होंने माना है आयोग ने। तो आयोग के खिलाफ तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन तब भी फिर भी किसी किसी क्वेश्चन में लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो फिलहाल हम इसको मान लेते हैं ऑप्शन बी, जो विकास का इंजन है। मार्क्स ने संघर्ष को विकास का इंजन माना है। मार्क्स और कॉम्ट की जो बुक हैं वो किससे प्रभावित थी, तो ये तो पता ही है होगा, हीगल और सेंट साइमन से प्रभावित थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो राजा था वो कौन था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो राजा था वो था लुई 16। निम्न में से कौन सी फ्रांसीसी समाजशास्त्र की विचारधारा में नहीं है, तो फ्रांसीसी समाजशास्त्र की विचारधारा में कौन नहीं है, कॉम्ट, मॉन्टेस्क्यू, वेबर तो हैं ही, पैरेटो नहीं है इस विचारधारा में। क्यों? क्योंकि वो इटालियन समाजशास्त्री हैं। इनकी रचनाओं में स्पेंसर ने अपनी विकासवादी योजना बनाई। किनकी रचनाओं में, तो आप जानते हैं स्पेंसर को जब मैंने पढ़ाया था तो उन्होंने वो किससे प्रभावित है, डार्विन से। इसीलिए ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सामान्य सांख्यिकी। तो सामान्य सांख्यिकी यानी सिंपल स्टैटिस्टिक्स को सामाजिक भौतिकी एज सोशल फिजिक्स किसने बताया, तो आपने पढ़ा ही था अभी सामाजिक भौतिकी का यूज़। वैसे तो कॉम्ट यहाँ है भी नहीं तो और कौन होगा, कॉम्ट से पहले किसने चुरा लिया था शब्द को, क्वार्टलेट ने। तो क्वार्टलेट ने सामान्य सांख्यिकी के रूप में सामाजिक भौतिकी को यूज़ किया है। मैक्स वेबर के अनुसार आइडल टाइप जो होते हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है, टाइप्स नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर आइडल टाइप्स आर, आइडल टाइप्स क्या होते हैं, जनरल होते हैं, एवरेज होते हैं, प्योर होते हैं या नॉर्मेटिव होते हैं। तो मैंने जब आइडल टाइप आपको पढ़ाया था तो बताया था आइडल टाइप जो होते हैं वो प्योर होते हैं, तो इसीलिए प्योर टाइप के विशुद्ध प्रकार के होंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है निम्न में से किसने बताया सामाजिक संरचना का अनुभवता से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें जो इन्होंने आंसर इसका माना था आयोग ने, वो माना था नाडल को, जो कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि सामाजिक संरचना का अनुभवता से कोई लेना देना नहीं, ऐसी बात कहते हैं लेवी स्ट्रॉस। तो लेवी स्ट्रॉस ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, और इसमें इन्होंने इसका आंसर रॉन्ग दे दिया है। निम्न में से किससे निर्माण का बल नहीं कहा जा सकता है, तो किससे निर्माण का बल नहीं कहा जा सकता है, इसमें इसका आंसर माना है आयोग ने मिसाइल को, ऑप्शन डी। निर्माण के भौतिक बल इसका क्या मतलब है, मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, तो वो हैं निरंतर अधिक हो रहे हैं, क्योंकि लगभग स्थिर तो हैं ही नहीं, ना तो अभाव की ओर जा रहे हैं और ना ही विकर्षक हैं, तो वो अधिक हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निर्माण के किस प्रणाली में परिश्रम को बेचा और ख़रीदा जाता है, तो परिश्रम को किस में बेचा और ख़रीदा जाता है, पूंजीपति में। मार्क्स के अनुसार निर्माण की प्रणाली है, तो मार्क्स के अनुसार निर्माण की प्रणाली क्या होगी, मानसिक तथ्य, जैविक सत्य, निराकार रचना, अनुभाविक रचना। तो पहले वाले में ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना है या बायोलॉजिकल फैक्ट है या एन एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट है और या अनुभविक एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये निराकार जो रचना है उसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है क्या कह रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट है मार्क्स के अनुसार जो निर्माण प्रणाली है वो, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यूनोमिया और डिसनोमिया जो कॉन्सेप्ट दिया था ब्राउन ने, तो यहाँ पे पूछ रहा है यूनोमिया का क्या मतलब है, तो यूनोमिया का सीधा मतलब होता है जो एक ऐसी स्टेट जो मतलब सोसाइटी में हेल्थ और वेलबींग को बनाए रखे, तो सामाजिक स्वास्थ्य या तंदुरुस्ती की स्थिति। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यूनोमिया। किसने दिया है, ब्राउन ने। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये ढूंढना है हमें, तो चलिए ढूंढते हैं। निर्माण का संबंध निर्माण के बल में परिवर्तन पैदा कर सकता है, निर्माण का संबंध निर्माण के बल से टकराव पैदा कर सकता है, निर्माण का संबंध और निर्माण के बल में कोई संबंध नहीं है, या निर्माण का संबंध निर्माण के बल पर भारी होकर भी उसमें परिवर्तन ला सकता है।
तो फ़िलहाल इसमें जो आंसर इन्होंने माना है वो तो ऑप्शन सी को माना, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन हैव इसेंशियली नो रिलेशनशिप टू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। पर मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है कि क्या आंसर है, तो आप लोग भी इसको सर्च करके कमेंट करिए कि क्या हो सकता है। 59 में जो आयोग के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो यही है कि निर्माण का संबंध और निर्माण के बल में कोई भी संबंध नहीं है। तो आप लोग इसको क्रॉस चेक करना, फाइंड आउट करना, एंड जो भी आपको लगता है आप कमेंट करिएगा इसमें क्या हो सकता है। किस निर्माण पद्धति में ज़मीन का अधिकार सामुदायिक होता है? तब इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी ऐसी है जिसमें कम्युनल ओनरशिप ऑफ लैंड होगी। तो ऐसी कौन सी पद्धति होगी वो तो आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले ही कम्युनिटी का मतलब होता था, अभी तो सब अलग अलग चल रहा है। नेक्स्ट है पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म किसकी बुक है? कार्ल पॉपर की। उसके बाद है हॉब हाउस का सामाजिक विकास का सिद्धांत किसका वर्णन करता है? तो जो हॉब हाउस का इसमें इन्होंने कहा है कि किसका वर्णन करता है, वो माना है ज्ञान को, और ज्ञान का मतलब नॉलेज। तो इन्होंने अपनी जो सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी उसमें ग्रोथ ऑफ नॉलेज की बात की है हॉब हाउस के अकॉर्डिंग। दो प्रकार के नैमित्तिक स्पष्टीकरण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? और इसका मतलब ये है कि 2 टाइप ऑफ कॉजुअल एक्सप्लेनेशन नेमली। तो नैमित्तिक स्पष्टीकरण का मतलब है कौन से होते हैं कॉजुअल एक्सप्लेनेशन, वो आपको बताना है। तो इसमें साइंटिफिक और हिस्टोरिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड फिनोमेनोलॉजिकल है, साइंटिफिक एंड सोशियोलॉजिकल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल, ऑप्शन ए। कार्य का विचार मुख्यतः किस में उपयोग लाया जाता है? तो कार्य का विचार का जो मतलब है वो है द नोशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन यहाँ पे पूछ रहा है फंक्शन का उपयोग स्पेशली किस में किया जाता है। जब तक आप उसको एग्जैक्ट नहीं समझ पाएंगे क्या कह रहा है, तब तक आपको आंसर आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो फंक्शन के पर्सपेक्टिव में जैविक विज्ञान, आपको बायोलॉजिकल साइंस समझ में आ जाएगी, स्पेंसर ने बात की थी। तो फंक्शन की बात बायोलॉजिकल में होगी। समाजशास्त्र को किसने अत्यधिक पद्धति और बेहतरीन नतीजों का विज्ञान बताया है? ये तो यूजीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हेनरी पाइनकोर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद है साधारण और दुष्प्रक्रिया का प्रभेद किसने किया है? तो साधारण और दुष्प्रक्रिया का मतलब है नॉर्मल एंड डिसफंक्शन में किसने भेद किया है? ये तो ब्राउन ने किया है, इसमें नो डाउट। सामाजिक मनोविज्ञान उस सामान्य मनोविज्ञान का हिस्सा है जिसका इससे विशेष संबंध है, ऐसी बात किसने की है? सामाजिक व्यवहार। तो ये इसमें कहना क्या चाह रहा है? सोशल साइकोलॉजी इज द पार्ट ऑफ द जनरल साइकोलॉजी विच हैज़ अ पर्टिकुलर रेलिवेंस किसका? सोशल फेनोमेना। यहाँ पे सामाजिक व्यवहार लिख दिया इन्होंने, और इसका इंग्लिश जो होगा वो सोशल फेनोमेना होगा। तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के बीच का प्रभेद इसमें बहुत कम मायने रखता है, किसमें बहुत कम मायने रखता है? औद्योगिक समाज, कृषि समाज, पश्च औद्योगिक समाज, या ऊपरी में से कोई भी नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में, तो इसीलिए इसमें बताया गया है नन ऑफ द अबव, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आप इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिएगा, पर आयोग के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगर आप दिल्ली पीजीटी देंगे तो आपको यही आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो लोग कोई भी लॉजिक नहीं मानते हैं, या वैलिड अगर आपके पास प्रूफ है तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। इतिहास और समाजशास्त्र में तुलनात्मक तरीकों का अत्यंत वास्तविक और उपयोगी विचार विमर्श किसका है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन को कहीं नहीं पूछा गया है, और इसमें बात हो रही है हिस्ट्री सोशियोलॉजी के तुलनात्मक तरीकों का अत्यंत वास्तविक और उपयोगी। तो यहाँ से आप हिस्ट्री और
जब सोशियोलॉजी के कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो आपको लगेगा मैक्स वेबर है, लेकिन मैक्स वेबर इसमें नहीं है। इस क्वेश्चन में है मार्क ब्लोच, और मार्क ब्लोच का अभी तक शायद ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो इस वजह से इस पे लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है यूज़फुल डिस्कशन ऑफ द कंपैरेटिव मेथड इन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। तो हिस्ट्री और सोशियो की जब कंपैरिजन की बात होगी वास्तविक में, तो इसमें मार्क ब्लोच हो जाएंगे। और मार्क ब्लोच जो थे वो वॉलनस्टीन की जो वर्ड सिस्टम थ्योरी थी उस पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और मार्क ब्लोच का क्योंकि अभी पूछा नहीं गया है तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में। इनकी एक बुक थी फ्रेंच रूरल हिस्ट्री, तो इसलिए मैंने बता दिया कि अब जब पूछा ही गया क्वेश्चन तो मे भी इनकी बुक भी पूछ ले, जैसे अभी पूछे गए थे गेलनर वगैरह का, तो इस तरह से नया नया कुछ भी पूछ सकता है, कुछ पता नहीं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक दूसरी बुक है इनकी फ्यूडल सोसाइटी, ये भी क्या पता पूछ ले, तो मार्क ब्लोच की बुक है फ्यूडल सोसाइटी फ्रेंच रूरल हिस्ट्री। और एक और है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट करके एक बुक थी इनकी, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, ये भी इनकी बुक थी। तो ये कुछ बुक्स थी मार्क ब्लोच की जो मैंने बताई। इसी के साथ साथ अगर पूछ ले तो ये वॉलनस्टीन की वर्ड सिस्टम थ्योरी जो थी उस पर इनका बहुत प्रभाव था, और ये इन्होंने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में मूवमेंट की भी बात करते हैं, और उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको नया क्वेश्चन मिला। अगर यही क्वेश्चन आ जाता तो कई लोगों का गलत हो सकता था, और बस इन्हीं क्वेश्चंस के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस का बेनिफिट हो पाए जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, और इन नए नए थिंकर्स के बारे में आप जान सकें कि हाँ ये इनका क्या काम है। अब मार्क ब्लोच से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे कि हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी पे इनका काम है। इनकी ऐसे जो बुक्स थी वो थोड़ा क्राफ्ट वाली बुक थी, हिस्टोरियंस क्राफ्ट करके, या फ्रेंच रूरल हिस्ट्री पे इनकी बुक थी, फ्यूडल सोसाइटी पे इनकी बुक थी, तो ऐसे करके आप आसानी से कर लेंगे। तो इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं और आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ध्यान में रखकर किए गए आचरण को किसने सामाजिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया। तो जब भी हम दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं उसमें वेबर ने ऑलरेडी कह रखा है कि जब हमारी क्रिया से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा तो ही हम उसे सोशल एक्शन कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक सत्य, यहाँ पे लिख गया है लेकिन ये सामाजिक सत्य नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सोशल फैक्ट की बात कर रहे हैं। और सोशल फैक्ट में इन्होंने कहा है कि जब हम चीज़ों जैसा व्यवहार करते हैं यानी फैक्ट जैसा, तो उसे हम समाजशास्त्र का उद्देश्य कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है, तो ये है आपके दरखाइम। ओके, क्योंकि इसमें ये कह रहा है सोशल फैक्ट को एज अ थिंग किसने देखा है। किसका विचार था कि सामाजिक अन्वेषण को सही तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। सामाजिक अन्वेषण यानी जो यहाँ पे बात हो रही है वो हो रही है सोशल इन्वेस्टिगेटर की। अब इन्वेस्टिगेटर की बात कर रहा है यहाँ पे। अभी आप सोचेंगे इन्वेस्टिगेटर की बात किसने की, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्योंकि इतना डीपली हम लोग को नहीं पता होता है। जब क्वेश्चंस को देखते हैं तभी हमें समझ में आता है आप क्या आंसर होगा। तो ये बात की है मार्गरेट मीड ने, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक ये कहीं नहीं पूछा गया है। सोशल इन्वेस्टिगेटर को सही तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए, ऐसी बात कही है मार्गरेट मीड ने। और यहाँ पे भी एक मार्गरेट मीड के पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। 1962 में एक इनका आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने द सोशल, ये उनके पेपर का नाम है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, फिर समझ में नहीं आता है कि क्या होना चाहिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये बुक थी इनकी, आर्टिकल था, इसमें इन्होंने कहा था। तो आप इसको नोट कर लेना कि कहीं पूछ ले तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा। मार्गरेट मीड सोशल अन्वेषण की भी बात करते हैं या इन्वेस्टिगेटर की भी बात करते हैं, तो ये इनका पेपर था। इसमें इन्होंने द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट में
अपनी ये बात कही थी कि कौन सा जो इन्वेस्टिगेटर है वो सही से प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी वो अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए। तो ये कोटेशन था मार्केट मेट के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा नए नए क्वेश्चंस को जान के। तो बस इन्हीं सारे क्वेश्चंस को करते रहिए और आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट है कार्यक्षेत्र अवलोकन के लिए समाजशास्त्री को किस पर निर्भर होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि जो फील्ड ऑब्जर्वेशन होगा वो उसके लिए हमें किस पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसमें जो आयोग ने आंसर माना था वो माना था नमूना पद्धति यानी सैंपल मेथड। और बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको एक सैंपल पता होना चाहिए कि हमें किसका ऑब्जर्वेशन करना है, कितने रिस्पोंडेंट को देखना है या हमारा कितना एरिया है, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो इसलिए यही करेक्ट आंसर इसका है। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियाशील या मूलभूत तरीका कौन सा है। तो इसमें ये पूछ रहा है किसका क्रियाशील या मूलभूत तरीका है। तो ये पूछ रहा है जो मेथडोलॉजी ऑफ फंक्शनलिस्ट है वो प्राइमरी कौन सी मेथडोलॉजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसमें कह रहा है कि गैस करेंगे या फील्ड वर्क करेंगे या सेकेंडरी सोर्स होगा या सेंसस डाटा होगा, ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फील्ड वर्क ही हमारा मेन होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी कार्यक्षेत्र यानी फील्ड वर्क इज़ अ करेक्ट आंसर। समाजी मिति तो आपने देखा ही, एक सोशियोमेट्री कितनी बार क्वेश्चन आया, अभी हायर में भी आया था। तो इसके आंसर है जेएल मैरोनो, और ये तो आपको पता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है प्रत्यर्थी शब्द किसमें यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब है रिस्पोंडेंट, और ये अभी दिल्ली पीजीटी 14 में भी आया हुआ था, रिपीट हुआ था। प्रत्यर्थी का मतलब है रिस्पोंडेंट, तो आप कंफ्यूज ना हो, अब आपको समझ में आ गया होगा रिस्पोंडेंट की बात किस में होगी। तो रिस्पोंडेंट की जो बात होगी वो होगी सामाजिक सर्वेक्षण संशोधन यानी सोशल सर्वे रिसर्च में। अच्छे नमूने की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी। तो जो एक अच्छा सैंपल होता है वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रातिनिधिक होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी तरीकों का महत्व किसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पे स्टैटिक्स को पूछ रहा है। वैसे तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि अब तटस्थता भी होता है यानी न्यूट्रलिटी भी होती है, और जो वास्तविकता है इसकी इंग्लिश है ऑब्जेक्टिविटी। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिविटी की बात आ जाती है तो ऑब्जेक्टिविटी सबसे पहले होगा, यानी इसको बढ़ाने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम सांख्यिकी तरीकों का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। उपांतीय आदमी यानी इसका मतलब है मार्जिनल मैन। मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, पार्क ने। मिडिल रेंज थ्योरी, मिडिल रेंज थ्योरी किसकी बुक है, किसने थ्योरी प्रस्तुत की, वो की है मर्टन ने। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है कॉम्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक पुनर्निर्माण का संस्थानिक आधार नहीं है। तो कॉम्ट ने किसकी बात नहीं की है, ये तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। फैमिली की बात वो करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा की बात नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। वेबर के अकॉर्डिंग कौन सा सामाजिक कार्य का घटक नहीं है। तो वेबर ने किसकी बात नहीं की है, वेबर एक्टर की बात करते हैं, सिचुएशन की बात करते हैं, और यहाँ पे जो इसका ये परिणाम लिखा है तो परिणाम का इनका जो मतलब है वो है एंड से, तो एंड की भी बात करते हैं। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, इसकी बात वो नहीं करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 83 कौन 19वीं सदी से संबंध नहीं है। तो 19वीं सदी कॉम्ट, स्पेंसर, सिमल जैसे कि आप जानते हैं इनका काम तो काफ़ी पुराना है, लेकिन मेलिनोस्की का थोड़ा लेटेस्ट है इनके कंपैरिजन में, तो इसलिए ये मेलिनोस्की 19वीं सदी के नहीं होंगे। समाज के बारे में आद्य भारतीय समाज धार्मिक और दार्शनिक चिंतन कहाँ मिलता है। तो ये कह रहा है कि जो अर्लीस्ट इंडियन रिलीजियस और फिलोसफिकल जो थिंकिंग थी कंसर्निंग सोसाइटीज़ फाउंड इन विच, तो वो किस में मिलती है ये पूछ रहा है। तो ये मिलेगी जो पुरानी, वो मिलती है वेद में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। छोटे समूह के पहले ज़मीनी अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये कह रहा है फर्स्ट लैंड स्टडी ऑफ अ स्मॉल ग्रुप इज़ कॉल्ड। तो जब स्मॉल ग्रुप होगी वो किस में होता है, किस में स्टडी की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंदी की वजह से कन्फ्यूज़न हो सकता है। मानव जाति वर्णन यानी एथनोग्राफी की बात ये कर रहा है। तो एथनोग्राफी में छोटे समूहों की अध्ययन होता है। ओके, उसके बाद है आंकड़े एकत्रीकरण की प्रश्नावली पद्धति इस पर लागू नहीं होगी। तो किस पर लागू नहीं होगी, जब क्वेश्चनर की बात होगी तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे वो लोग इसको कर पाएंगे क्या, वो लोग इसको नहीं कर पाएंगे, निरक्षर
करेक्ट हो जाएगा। यथार्थवाद क्या मानता है? रियलिज्म किस पे बात करता है? ग्रुप इज़ एज अ रियल एज अ पर्सन, ग्रुप इज़ नॉट रियल, पर्सन इज़ रियल, सोसाइटी इज़ रियल। तो क्या होगा? वो मानता है कि ग्रुप उतना ही वास्तविक है जितना व्यक्ति होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। व्यक्तिगत विचारों के बीच का संबंधी समाज है, ये क्वेश्चन तो आया है लेकिन ठीक इस तरह से नहीं पूछा गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये कूले का कोटेशन है क्योंकि वो व्यक्ति और समाज को जुड़वा ही मानते हैं। क्रांतिकारी सिद्धांतों में सांस्कृतिक प्रतिरूप किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? क्रांतिकारी का मतलब यहाँ पे रेवोल्यूशनरी से नहीं है बल्कि इवोल्यूशनरी से है। तो जब वो इवोल्यूशनर की बात करेंगे तो क्या होगा? इवोल्यूशन के जो आप देखेंगे तो आपका आंसर अब समझ में आएगा। तो इसमें जो आंसर माना गया है वो माना गया है परिस्थिति का साम। और परिस्थिति का साम का मतलब सिमिलरिटी ऑफ इन्वायरमेंट। सिमिलरिटी ऑफ इन्वायरमेंट, जब इवोल्यूशनरी की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट की सिमिलरिटी से देख रहे हैं ये इनके आयोग के अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे जो लगता है वो शायद साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, मानव की मानसिक एकता भी इसका आंसर हो सकता है। तो मुझे इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट है, आप भी एक बार इसको क्रॉस चेक करना और जो भी करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट करना, तो अदर पीपल को भी हेल्प मिलेगी। और जो लोग भी इस तरह का कमेंट करते हैं तो आई एम रियली थैंकफुल उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम है किसी की हेल्प करना और उससे उनका भी बेनिफिट होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार डिस्कशन करते हैं तो उससे हमारे साथ साथ सामने वाले का भी बेनिफिट होता है और हमारा तो क्लियर ही होता है। तो हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं तहे दिल से, जो भी हमें कमेंट करते हैं सही क्वेश्चन के लिए या डाउटफुल क्वेश्चन के लिए। आपके इतने प्रयत्न से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने जो भी चैनल पे आपको वीडियोस दें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ जिससे आपको बेनिफिट हो। तो आपको हम ये वर्क दे रहे हैं कि आप इस पे थोड़ा सा वर्क करना और देखना क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। फ़िलहाल जो आयोग के अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिस्थिति के सामने यानी सिमिलरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। सामाजिक सिद्धांत यह विचारों का एक सेट है जो इसके बारे में स्पष्टीकरण देता है। किसके बारे में स्पष्टीकरण देता है? यूरोपियन समाज, मानव समाज, ह्यूमन बिहेवियर या ग्लोबल सोसाइटी। तो इसमें है ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि जो सोशल थ्योरी है वो ऐसा सेट ऑफ आइडिया विच प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर ह्यूमन सोसाइटी। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट। दुर्खाइन के लिए काम का बंटवारा यानी डिवीज़न ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ अ रिजल्ट ऑफ किसका है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिजल्ट है। ऑप्शन सी। कहीं कहीं पे इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ऑप्शन डी सही है, लोग इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो सकता है, बट आयोग के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी हम इसको मान लेते हैं फ़िलहाल। उसके बाद जो है रोमन कैथोलिक से अधिक प्रोटेस्टेंट में आत्महत्या का अधिक प्रमाण होना, इसका स्पष्टीकरण दुर्खीम ने दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट के साथ साथ डिफ़िकल्ट भी है, इसके साथ साथ ये अभी कहीं पूछा भी नहीं गया है, तो इस पे हमें वर्क करने की नीड है। फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि रोमन से अधिक प्रोटेस्टेंट में आत्महत्या किस में ज़्यादा होती है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये वो जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन और रेगुलेशन से, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। जो इसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसका मतलब है उत्कृष्ट आत्महत्या का मतलब है, पहले तो आप इंग्लिश में देख लीजिए नहीं तो आंसर इसका सही नहीं हो पाएगा। एनॉमिक, ठीक है, यहाँ पे इस अनॉमिक की बात करें। स्वार्थहीन का जो मतलब है वो है अल्टरिस्टिक, ये तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है स्वार्थवादी, स्वार्थवादी का मतलब है ईगोइस्टिक। उसके बाद जो है मानव जाति शुद्धिकरण, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, एथनिक क्लीनिंग। तो हमें इसमें देखना है कि एनॉमिक है या ईगोइस्टिक है, इसमें लेके थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि वो भी हो सकता है और ये भी, और नया क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का भी अंदर से पूछ लिया है। तो कह रहा है रोमन कैथोलिक में अधिक प्रोटेस्टेंट है उसमें आत्महत्या सुसाइड ज़्यादा होती है, तो ये क्या है? तो वैसे इसका आंसर जो माना है उन्होंने एनॉमिक सुसाइड माना है, और मुझे भी लगता है एनॉमिक होना चाहिए क्योंकि ईगोइस्टिक सुसाइड में क्या है, थोड़ा सा जब अहम को चोट लगेगी तब। तो प्रोटेस्टेंट में ऐसी तो कोई बात होती नहीं है कि ईगोइस्टिक को उसके ठेस लगे तो करे वो, लेकिन हाँ ईगोइस्टिक में ये है कि थोड़ा इंटीग्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है। लो इंटीग्रेशन हाई इंटीग्रेशन जब मैंने पढ़ाया था तो अब वो आपको बताया था, तो आप मेरी वीडियो में जाके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो ईगोइस्टिक में कम होता है, तो ऐसे लगता है कि हो सकता है ईगोइस्टिक भी,
लेकिन जो आंसर माना गया है वो एनॉमिक है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इस पे थोड़ा मेहनत करके अगर करेक्ट आंसर मिले तो बताना, लेकिन फिर भी जो पॉसिबिलिटी जा रही है वो ऑप्शन ए की तरफ जा सकती है, एनॉमिक सुसाइड, और वो आयोग ने भी इसको माना है। तो फिलहाल हम इसको यही मान लेते हैं, लेकिन इसमें 2 आंसर मुझे जिसमें डाउट है वो मैंने आपको बताया, ए एंड सी में। तो प्लीज़ चेक आउट दिस क्वेश्चन। उसके बाद है, किस विचार के अनुसार समाज को आपसी संबंध में अन्योन्य क्रिया करने वाला और उनकी इच्छाओं का समाधान करने के लिए आपस को मदद करने वाले जटिल समूह ही समाज हैं? ये परिभाषा किस विचारवाद ने दी है? तो ये परिभाषा जो दी है वो दी है संरचनात्मक। संरचनात्मक का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपस में मदद करने, हेल्प करेंगे, और उसी को ही जटिल समूह ही समाज है, उसी को माना है इन्होंने। तो संरचनात्मक हो जाएगा इसमें। वेबर के लिए सभी मानव कार्य यह निर्देशित करते हैं, क्या निर्देशित करते हैं? व्यक्ति, बुद्धिवाद, समाज, मतलब और उद्देश्य। अब यहाँ पे मतलब और उद्देश्य ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में देख लेते हैं, इंडिविजुअल हो जाएगा। बुद्धिवाद मतलब रैशनैलिटी, समाज मतलब सोसाइटी, मतलब और उद्देश्य का मतलब है मीनिंग एंड मोटिव्स। तो मीनिंग एंड मोटिव्स की बात करते हैं वेबर, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से कौन जुड़ा है? ये तो पता ही है, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी वेबर की, ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नौकरशाही या खुद पूंजीवाद का अधपतन है? तो ऐसे पढ़ेंगे तो डिफ़िकल्ट लगेगा। ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ इज़ अ डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म। तो ब्यूरोक्रेसी को डाउनफॉल, नीचे की तरफ जाने वाला कौन कहता है? आप लर्न कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक कहीं नहीं पूछा है। डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म करके आप याद कर लेना। कौन कहता है? कार्ल मार्क्स। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ऐसे ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे, तुरंत वेबर कर देंगे तो तुरंत आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो वेबर को नहीं करना है, आपको करना क्या है? देखना है कि डाउनफॉल की बात हो रही है या फिर कोई और बात हो रही है। जब डाउनफॉल की बात होगी तो आपका आंसर मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लर्न कर लेना। उसके बाद है, संघर्ष सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? तो संघर्ष सिद्धांत में कौन कौन आते हैं देख लें, मैकइवर, पेज, नैडल, डेरेनडार्फ, लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, ऑप्शन है केवल डेरेनडार्फ, इसलिए डेरेनडार्फ करेक्ट हो जाएगा। फिर है, समाज की संरचना प्रकाश डालने वाला पहला लेखक कौन है? तो ये पूछ तो वही रहे हैं, बस कहने का तरीका थोड़ा इन्होंने बदल दिया है, और ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले किसने की है? ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्पेंसर ने की है। उसके बाद है, प्रतीक अन्योन्य क्रियात्मकता या समाजशास्त्र की कौन सी शाखा है? तो इसमें इन्होंने माना है फ्रांसीसी, जो कि रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकी, यानी ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। इन्होंने फ्रांसीसी माना है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज़ अ ब्रांच ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर लर्न कर लेना। और अगर आपने इसको पहले नहीं पढ़ा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रॉन्ग होने के चांसेस हैं, अगर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को अंदर तक नहीं पढ़ा होगा। कई बार ये होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं थ्योरीज, लेकिन इतना ध्यान नहीं जा पाता है कि कौन है, कहाँ से आया है और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जब क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे पास आता है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे अब हमने इसको देख लिया कि अच्छा ये भी हो सकता है, तो हमने इसको ढूंढ लिया। तो आपको भी यही काम करना है, जब भी आप पेपर लगाते हैं सिर्फ पेपर ही नहीं लगाना है, उसके चारों ऑप्शन को देख के फिर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या हो सकता है। क्रियाशील विचारधारा वाले मत के अनुसार मानव स्वभाव किसके जैसा है? तो इसमें पूछ रहा है, जो फंक्शनलिस्ट स्कूल है वो ह्यूमन नेचर को किसकी तरह मानता है? नेचर, गैस, वाटर, मिरर, वैक्स। तो ये तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मिरर की तरह ही देखता है। जो फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो ह्यूमन नेचर को जस्ट लाइक मिरर देखता है, जैसा है वैसा उसके अकॉर्डिंग फिर काम करना है। तो अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चन हैं। अभी हमने आज के लिए सिर्फ 100 क्वेश्चन किए, जिसमें बहुत सारे हमें ऐसे आंसर्स मिले हैं क्वेश्चन जो डाउटफुल भी हैं, और बहुत सारे नए क्वेश्चन भी हमें मिले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हमें पॉजिटिव मार्क्स दिला सकते हैं, जो हम दूसरे से डिफरेंट कर सकते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस पे हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप भी करिए कि आप अगर 10 क्वेश्चन भी
नए फाइंड आउट करके लर्न कर लेते हैं, उनको सर्च करेंगे तो उन 10 क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और आप जानते ही हो पीजीटी के एग्ज़ाम में एक एक नंबर से मेरिट कितनी हाई जाती है। तो यही बेनिफिट के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखता है आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है हाँ आपने अच्छे से देखा है। तो जो लोग भी जुड़े हैं, जो भी देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।